आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैन बरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज से ज़ू 507 के जो है शॉर्ट लेक्चर जो है वो मैं बताऊंगी, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन फॉर योर मिड टर्म प्रिपरेशन। तो आज जो लेक्चर नंबर है वो टॉपिक मैं 1 से स्टार्ट करूँगी। एक और बात के टॉपिक नंबर 1 से 90 तक आपके मिड में शामिल हैं और 91 से 179 तक आपके जो टॉपिक्स हैं वो फाइनल टर्म के सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो आज टॉपिक नंबर 1 पर देखेंगे। 1 से लेकर ओवरऑल हम आज टॉपिक नंबर 16 तक जो है मैं कवर करवाऊँगी इस वीडियो में। तो आपने ये वीडियो ध्यान से सुननी है और समझना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन इन्वायरमेंट। सबसे पहले जो ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बना है वो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है। इन्वायरमेंट जो होता है इज़ एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद है, जो भी चीज़ है वो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इंक्लूड्स और इन्वायरमेंट्स के कंपोनेंट होते हैं, एक लिविंग कंपोनेंट होता है, एक नॉन लिविंग होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर जिंदा चीज़ें भी मौजूद होती हैं, जानदार मौजूद होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद होती हैं और इन दोनों का आपस में इंटरेक्ट भी होता है। एंड इट इंक्लूड्स ए कम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशनशिप दैट कनेक्ट अस विद वन अनदर एंड विद द वर्ल्ड। ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट के साथ एक बहुत कनेक्शन है, बहुत बड़ा वेब जो है, एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके साथ हमारा डायरेक्ट कंटेक्ट भी होता है। ठीक है, डिस्पाइट आवर मैनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एडवाइसेस वी आर अटरली डिपेंडेंट ऑन दी इन्वायरमेंट। हमने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली, इसके बावजूद भी हम अपनी बहुत सारी ज़रूरियात के लिए इन्वायरमेंट के कुछ नेचुरली और जो सिंथेटिक अवामल हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, फूड है, शेल्टर, एनर्जी, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे। तो यहाँ पर जो है इसकी डिफाइन इन्वायरमेंटल जो साइंस है उसकी डेफिनेशन नेक्स्ट आ गई है कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इन्वायरमेंटल साइंस की डेफिनेशन बताएं। इन्वायरमेंटल साइंस क्या है? एन इंट्राडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ हाउ एनिमल्स ह्यूमंस जो है इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ह्यूमन जो है ये जो है इनका जो इंटरेक्शन है, ठीक है, ह्यूमन जो पॉपुलेशन है इनका जो इंटरेक्शन है उसके लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट से, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल साइंस। और ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम इन्वायरमेंटल साइंस के एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। ये क्या करता है? इट इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ फ्रॉम नेचुरल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज में हमारी बायोलॉजी आ जाता है, जो नेचुरली चीज़ों को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती हैं। वो केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, सोशल साइंसेज हैं और जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। ये तमाम जो टाइप्स हैं ऑफ साइंस की ब्रांचेस की हैं, इनमें हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, फिर उनको अपनी ज़िंदगी पर अपनी फ़ायदे के लिए अप्लाई करते हैं और इनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। और ये सारे जो टाइप्स हैं ये आपने इनको एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लेना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये आपने देख लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक नंबर है वो 2 है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, राइट द नेम ऑफ मेजर फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर हम कौन कौन सी फील्ड को स्टडी करते हैं? यहाँ पर हमारे पास इन्वायरमेंटल फील्ड जो साइंस है उसके मेजर फील्ड दिए हुए हैं और इसके साथ हमें उन मेजर फील्ड के सब फील्ड दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो पहला मेजर फील्ड है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ऑर्गेनिज्म में हम क्या क्या जो है काउंट कर सकते हैं? जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? लिविंग है। तो बायोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं। अब कि इसकी क्या है? ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी हैं? सब फील्ड इसके अंदर आते हैं। इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब ये है कि स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। इनका जो जानवर हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जिंदा इंसान हैं, वो किस तरह एक दूसरे से भी जो है इंटरेक्ट करते हैं मुख्तलिफ ज़रूरतों के लिए, और किस तरह अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट का जो पार्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। दूसरी जो बायोलॉजी का सब फील्ड है वो है बॉटनी। बॉटनी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं। जोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं? एनिमल की जो जोलॉजी होती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री होती है, उसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो सब मेजर फील्ड है हमारे पास वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इम्पैक्ट में हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड देयर इंट्रैक्शंस। केमिकल्स जो होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं और उनके मुख्तलिफ जो है एप्लीकेशंस और मुख्तलिफ जो वसाइल हैं वो कहाँ से आते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस है वो पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है इसकी सब फील्ड है। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन से बायो एलिमेंट्स हैं, उनका हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर है, किस तरह वो लिविंग थिंग्स को जो है यूज़फुल भी हैं और कैसे इस्तेमाल हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड है
इन्वायरमेंटल का सब फील्ड के हवाले से, वो है अर्थ साइंस। ये मेन फील्ड है। अर्थ साइंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ओवरऑल अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ प्लैनेट के बारे में, और इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग जो ओवरऑल जो सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसकी सब फील्ड आती है अर्थ साइंस की, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, यानी जो ज़मीन की एटमॉस्फेयर है वो किस तरह है, उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, और उसके इन्वायरमेंट क्या हवाले से उसके ऊपर क्या चेंजेस आ रही है, और क्लाइमेट चेंज कैसे होती है, और क्लाइमेट की चेंजिंग से अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ओवरऑल अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि यानी अर्थ ओरिजिनेट कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, और इसकी सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो सरफेस के अंदर इंटीरियर प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं, ओवरऑल स्टडी। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में हम ओवरऑल जो ज़मीन के ऊपर हर जगह वाटर के वसाइल है, वाटर रिसोर्सेज है, उनके मतलब स्टडी करते हैं, आया कि ये वाटर रिसोर्सेज कितने हैं और कितने हमारे लिए ये होने चाहिए, और उनका यूज़ क्या है, और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। प्लेंटियोलॉजी लास्ट है। प्लेंटियोलॉजी हमें देती है स्टडी ऑफ फोसिल्स एंड एंशिएंट लाइफ, वो ज़िंदगी जो हमसे पहले ज़मीन पर लोग गुजार चुके हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज़म जो है वो गुजार के जा चुका है, उनकी एंशिएंट लाइफ के मुतालिक हम उनके जो बाकियात होती हैं फोसिल्स के ज़रिए उनको स्टडी कर सकते हैं, इसको कहते हैं प्लेंटियोलॉजी, और उनका नॉलेज जो है ले सकते हैं, ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फील्ड है वो सोशल साइंस है। सोशल साइंस में हम जो इंसान है उसकी सोशली जो एक्टिविटीज़ है, हैबिट्स हैं, वो देखते हैं, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी में किस तरह चीज़ें पैदा होती हैं, किस तरह ओरिजिनेट होती है, उसको बरकरार कैसे करते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स कैसे पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहली जो ये सब फील्ड है ह्यूमन सोसाइटीज़ के हवाले से, स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, इसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ये जो मैं सारी आपको ब्रांचेज एक एक करके समझा रही हूँ क्योंकि ये MCQs में आएंगे, ठीक है। यहाँ से जो है मोस्टली जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक MCQs जो होगा वो मस्ट आएगा, तो ये आपने याद रखना है। ह्यूमन कल्चर्स यानी डिफरेंट एराज में डिफरेंट ह्यूमन पॉपुलेशन थी, उनकी मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स होते थे। पुराने जो लोग थे उनके रस्म रवाज और थे, आज के दौर के लोग जो है उनका कल्चर और है, रस्म रवाज और हैं, तो ये क्या है, एंथ्रोपोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस। इनमें जो पॉपुलेशन जो वक्त वक्त के हवाले से मुख्तलिफ एराज में आ रही हैं ह्यूमन्स की, हम उसके मतलब जो भी करेक्टरिस्टिक हैं उन ह्यूमन पॉपुलेशन की खसूसियात हैं उनको स्टडी करते हैं। एक है इकोनॉमिक्स, ठीक है, थर्ड वन हमारे पास। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी किस तरह हम अपने मुल्क में या अपने मुल्क कंट्री में या ओवरऑल अपनी रियासत में चीज़ों को पैदा करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, खाने की और टेक्सटाइल की, उसको हम फिर उसकी तजारत करते हैं, किस तरह उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको कंज्यूम कैसे करते हैं, ये सारी हमारी इकोनॉमिक को रिप्रेजेंट करता है, मुआशी हालत को। एक है जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड पॉपुलेशंस के एंड द अर्थ सरफेस फीचर्स, यानी इंसान जो है वो अर्थ पर कब ओरिजिनेट हुआ, उसका अर्थ से कितना पुराना रिलेशनशिप है, और इसके दरमियान ओवरऑल जो अर्थ की सरफेस हैं, अर्थ की जो तहें हैं, वो किस तरह इंसानी एक्टिविटीज़ से चेंज होती गई हैं, उसमें तब्दीलियाँ आती गई हैं, ये भी हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री में हम पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ सब फील्ड है सोशल साइंस, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस सब फील्ड है उसमें हमने पढ़ना है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, कानून पढ़ने हैं, कानून को उनको प्रोसेस करके लागू कैसे करना है वो पढ़ना है, उससे हमने अपनी गवर्नमेंट को बनाना कैसे है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बनती कैसे है, उसको मेंटेन कैसे रखते हैं, और उसको चलाने के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कैसे बनाते हैं, ये हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, जो मेन फील्ड है वो है ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन की जो ओवरऑल तमाम पहलू हैं ह्यूमैनिटी से, ह्यूमन्स की ज़िंदगी से, जैसे कि ह्यूमन कंडीशंस होती हैं जो कि हम प्रूफ के ज़रिए सोशल साइंस और फिज़िकल तरीक़ों से प्रूफ नहीं कर सकते, उनको हम ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ते हैं, ठीक है। उनको हम उनके मतलब हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ खिदमात पेश करने के लिए मफरूज़े कायम करते हैं, और अपनी अपनी लोग इसमें क्या कहते हैं, राय देते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इसका सब फील्ड है हिस्ट्री। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन की जो हिस्ट्री है वो क्या है, ह्यूमन ओरिजिनेट ज़मीन पर कैसे हुए, फिर ह्यूमन्स में तब्दीली कैसे आई, कैसे मौजूदा स्पीशीज़ जो है वो जनरेट हुई, ह्यूमन्स का पास्ट क्या था, वगैरह वगैरह, ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। नेक्स्ट है एथिक्स।
यानी मॉरल वैल्यूज़। इंसान दुनिया में आया, उसे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आती थी, उसने वक्त के साथ साथ सब चीज़ें सीखी, ठीक है। इतना इतना कुछ सीखा कि इसका नॉलेज आप जो देख लें डाइवर्सिफाइड हो गया है। स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ये इंसान की जो उसके हकूक़ हैं, उसके मतलब जो है कंसेप्ट क्या है कि इंसान को ये चीज़ मिलनी चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए ये चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने ये रिकग्नाइज़ किया, ठीक है, और अपने आप को और डेवलप कर लिया। एंड रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंसानी की जो है ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और गलत और सही की पहचान, ये भी क्या है, एथिक्स में आता है। नेक्स्ट है फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी एक नॉलेज और विज़डम का नाम है। जहाँ नॉलेज और विज़डम कंबाइन हो जाए वहाँ पे फ़िलॉसफ़ी बन जाती है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं नॉलेज को, विज़डम को, और इसमें हम देखते हैं कि नेचर की हकीकत क्या है, जो हम कुदरती चीज़ें देखते हैं उनकी हकीकत क्या है, नेचर ऑफ़ रियलिटी, उनकी वैल्यूज़ अहमियत को देखते हैं और उनके ऊपर इंसान किस तरह इंसार कर रहा है, उनका यूज़ कैसे कर रहा है, ह्यूमन कंडक्ट हमने इसका रवैया देखते हैं। तो बेसिकली ये ब्रांचेस थी एमसी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, ये इसमें आप कवर करना ज़रूरी थी। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक है द गोल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस के गोल्स क्या हैं, इसमें हम देखते हैं कि नेचर कैसे वर्क करती है, हम किस तरह इन्वायरमेंट से फ़ायदा उठा रहे हैं, उसमें कुदरती चीज़ें जो मौजूद हैं उससे कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं, नेचुरली जो चीज़ें हैं, और उनको हम इस्तेमाल करने के बाद उनको ख़राब कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर इफ़ेक्ट क्या हो रहा है हमारी एक्टिविटीज़ का। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि इन्वायरमेंट को हम सस्टेन कैसे करते हैं, उसको उसमें तवाज़ुन कैसे कायम रख सकते हैं, और उसमें अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके तवाज़ुन में तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसके अलावा जो है इकोलॉजी को स्टडी करेंगे, ठीक है। इकोलॉजी में हम तमाम लिविंग नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के मतलब पढ़ेंगे, तमाम जो होते हैं इसके अंदर जो इसकी ऑब्जेक्ट हैं उसके मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ ए मेंबर ऑफ सर्टेन स्पीशीज़, ठीक है। हर स्पीशीज़ का कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जो है मेंबर बना हुआ है। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डिस्टिंक्ट ट्रेट्स है, ठीक है। अब ये स्पीशीज़ की तारीफ यहाँ पे आ गई है, यह शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने कर लेनी है प्रिपेयर के ऑर्गेनिज्म का वो डिस्टिंग ग्रुप जिसमें डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक हों, ट्रेट्स हों, और वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हो, कैन मेट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और सेक्सुअली जो कैपेबल ऑफ स्प्रिंग है वो भी पैदा कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ऑल ह्यूमन आर मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। हम तमाम जो इंसान हैं हम एक स्पीशीज़ के मेंबर हैं जिसे हम कहते हैं होमो सेपियंस, ठीक है। ए मेजर फोकस ऑफ इकोलॉजी का जो होगा वो हमने इकोसिस्टम जो है उसको स्टडी करने में लगाएंगे। तो इकोसिस्टम क्या है, यहाँ पर इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन इकोसिस्टम। दैन इकोसिस्टम जो है ये इज़ ए सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग वन अनदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। ये एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म का सेट है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और वो अपने इन्वायरमेंट के लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर से इंटरेक्ट करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं या लेते हैं। नेक्स्ट है कि इन्वायरमेंटल साइंस क्या है, ठीक है। इसमें हमने ये देखना है कि इन्वायरमेंटल साइंस और है, लेकिन इन्वायरमेंटलिज्म एक इन्वायरमेंटल साइंस की एक स्टडी का एक फील्ड है। इन्वायरमेंटलिज्म क्या है, ए सोशल मूवमेंट है डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग द अर्थ, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स, फॉरेस्ट एंड ऑल अदर लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटलिज्म एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसमें हम सोशल मूवमेंट देते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, आगाही देते हैं कि किस तरह हम ज़मीन पर लाइफ को वक्त बदलने के साथ साथ जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, वार्मिंग जिसकी वजह से ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है और अर्थ पर लाइफ जो होगी वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होती जाएगी। तो साइंटिस्ट कोशिश करेंगे कि लोगों को भी अवेयरनेस देंगे कि किस तरह हम ज़मीन की जो है इसकी सरफेस को इस ख़राब होने को से डिग्रेड होने से अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए बचा सकते हैं और इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक मूवमेंट शो की थी सोशली बताने के लिए, उसे कहते हैं इन्वायरमेंटलिज्म। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करना है। तो इन्वायरमेंटलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड मोर इन पॉलिटिकल एंड एथिकल एरियाज देन इन द रियल अर्न ऑफ साइंस, ठीक है। हम इनको एथिकली और पॉलिटिकली ज़्यादा अप्लाई करते हैं इन्वायरमेंटलिज्म को। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या है, इज़ द एबिलिटी ऑफ अर्थ वेरियस नेचुरल सिस्टम एंड ह्यूमन कल्चर सिस्टम एंड इकोनॉमिक्स टू सर्वाइव एंड अडेप्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशंस। इसमें 3 तरह के सिस्टम आ जाते हैं। एक तो कुदरती निज़ाम है, ठीक है। कुदरत का अगर निज़ाम देखें, सूरज अपने जो है टाइम पे निकल रहा है, ठीक है, बारिशें अपने टाइम पे होती हैं। ये नेचुरल सिस्टम है जो कि सस्टेन करता है हमारी तमाम जो है चीज़ों को और बरकरार रखता है अर्थ के ऊपर ज़िंदगी को। एक है ह्यूमन कल्चर। ह्यूमन कल्चर जो है ह्यूमन को तरक्की कैसे करनी है, ह्यूमन की ग्रोथ कैसे करनी है, ह्यूमन को फ़ायदा कैसे देना है, ये ह्यूमन कल्चर में आता है। और एक इकोनॉमिक्स है, यानी अपनी रियासत को, अपनी कंट्री को और ह्यूमन को इकोनॉमिकली मजबूत कैसे करना है। ये 3 सिस्टम जो हैं हमें सस्टेन करने हैं और ये तीनों सिस्टम जो है
वो इन्वायरमेंटल की सस्टेनेबिलिटी में आती हैं। 3 मेन फैक्टर हैं। तो ये बेसिकली आपने याद रखना है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है, ठीक है। यानी हर चीज़ में तवाज़न कायम रखना और इसके बरकरार रखना, ठीक है, उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। डिफाइन सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? सस्टेनेबिलिटी अगर सिंगल हम डिफाइन करें तो क्या होगी? क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज़ नेचुरल कैपिटल। दी नेचुरल कैपिटल क्या होते हैं? दी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं और नेचुरल सर्विसेज होती हैं जो नेचर जो है कुदरती तौर पर हमें मिल जाती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं, जिनके लिए हम कोशिश नहीं करते, मुफ्त में मिल जाती हैं, जैसे पानी है, एयर है। तो इनकी हिफाजत रखना, सस्टेन करना, तो ये सस्टेनेबिलिटी में आता है, ठीक है। लाइव और सपोर्ट रखती हैं ये हमें नेचुरल जो हो रिसोर्सेज हैं वो। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के कंपोनेंट्स कौन से हैं। यहाँ पे टॉपिक नंबर 5 में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये आपने याद रखनी है। तो कंपोनेंट कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स एंड एनर्जी इन नेचर दैट आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन्स। तो नेचुरली जो रिसोर्सेज हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं हमारे लिए। एमसीक्यूज यहाँ से आ सकता है कि ये रिसोर्सेज जो है नेचुरली जो रिसोर्सेज है ये 2 तरह की टाइप्स होती हैं, इनकी क्लासीफाई इनको किया हुआ है। वो कौन कौन सी हैं ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। एक होती है रीन्यूएबल, जिसको हम बार बार जो एक बार ख़त्म होगी तो उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा पैदा की जा सकती हैं। उनमें है वाटर, एयर, सॉइल, प्लांट्स एंड विंड। और नॉन रीन्यूएबल वो होते हैं जो एक दफ़ा ख़त्म हो गए यूज़ करने पर दोबारा उनको हम यूज़ नहीं कर सकते या वो ख़त्म हो जाएंगे, बना नहीं सकते। उनमें क्या है, यानी नेचुरली नहीं पैदा हो सकते, आर्टिफिशियली तो बना ही सकते हैं। सच एज कॉपर, ऑयल एंड कोयला, यानी हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट है कि शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल सर्विसेज। नेचुरल सर्विसेज वही है जो खुदी तौर पर हमें गॉड गिफ्टेड सर्विसेज है, सहूलियात मुयसर हैं, उनको ही हम नेचुरल सर्विसेज बोलते हैं। जैसे कि फंक्शंस ऑफ नेचर हैं, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर एंड विंड। ये एयर जो होती है ये कुदरती तौर पर साफ़ होती है, जो हमें जिसको हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन के लेकर अंदर जाते हैं और वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाती, तो ये कुदरती तौर पर प्योरीफाई होती है। ये सपोर्ट करती है लाइफ को और ह्यूमन इकोनॉमिक्स को। तो ये जो बेसिकली इन सब को हम हासिल करते हैं इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम प्रोवाइड्स आस विद दीज एडिशनल सर्विसेज एट नो कॉस्ट। यानी ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं नेचुरल सर्विसेज जो हमें बगैर किसी कॉस्ट के मुफ्त में मिल जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वन वाटर नेचुरल सर्विसेज क्या है? न्यूट्रल साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो है ना ये बहुत बड़ी गॉड गिफ्टिंग एक सिस्टम है, जिसमें क्या होता है कि केमिकल्स जो होते हैं वो सर्कुलेट करते रहते हैं पूरी लाइफ फॉर्म्स में, ठीक है। इन्वायरमेंट से हम चीज़ें हासिल करते हैं, ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है, फिर ऑर्गेनिज्म जो यूज़ शुदा इन्वायरमेंट से इसने लिए होते हैं न्यूट्रिएंट, वो बैक टू इन्वायरमेंट दे देता है। इन्वायरमेंट दोबारा उसे रीन्यूएबल करता है, यूज़ करने काबिल बनाता है और फिर हमें ही वापस दे देता है, यानी वो हमारे लिए काम करता रहता है। इसमें देख लें न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट नेचुरल सर्विस दैट recycles chemicals needed by organism from the environment, ठीक है, मोस्टली फ्रॉम सॉइल एंड वाटर से हम लेते हैं, थ्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू इन्वायरमेंट। जो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से लेगा, उसे इस्तेमाल करेगा और बैक जो होगा इन्वायरमेंट को दे देगा, और वो दोबारा जो बैक इन्वायरमेंट लेगा उसको यूज़ करने में हम उसको वक्त आसानी होगी जब इन्वायरमेंट दोबारा उसे रीन्यूएबल करेगा हमारे लिए। नेक्स्ट टॉपिक 7 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी जो है ये भी हमारी ज़मीन को सस्टेन करने का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट क्या है कि सोलर एनर्जी किस तरह हमारी ज़मीन को फ़ायदा दे रही है और किस तरह ये सस्टेन करती है। तो ये क्या करती है, सोलर एनर्जी हमारे प्लैनेट अर्थ को गर्म रखती है, सपोर्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। आगे फोटोसिंथेसिस का यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई क्या है। फोटोसिंथेसिस एक कम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है जो कि प्लांट यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, टू प्रोवाइड फूड फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए भी खुराक वो उसमें मुहैया करने के लिए उस अमल को करते हैं, और दूसरे एनिमल्स को भी खुराक देने के लिए वो फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है कि इसका क्या है, दिस डायरेक्ट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी आल्सो प्रोड्यूस इन डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ रीन्यूएबल सोलर एनर्जी, ठीक है। जो डायरेक्ट हमें सूरज की रोशनी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, उससे हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं मज़ीद नेक्स्ट रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बनाने में। जैसे कि हम विंड एनर्जी बना सकते हैं, फ्लोइंग वाटर भी उसमें को यूज़ कर सकते हैं, वो चलाता है। बायोफ्यूल्स बनाए जाते हैं फ्रॉम एलिमेंट्स एंड प्लांट रेजिड्यूज से। तो ये मुख्तलिफ सोलर एनर्जी फॉर्म मुख्तलिफ चीज़ों को चला रही है। फॉर एग्जांपल जो टॉप सॉइल है हमारी, जो ज़मीन की ऊपर वाली क्रस्ट की लेयर है उसे कहते हैं टॉप सॉइल। दी अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट प्रोवाइड करती है हमें न्यूट्रिएंट्स से, जो वो न्यूट्रिएंट दैट सपोर्ट दी प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो न्यूट्रिएंट्स हमें देती है, जो कि हमारे प्लांट्स को भी ज़िंदा रखती है, हम एनिमल्स को भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी लाइव रखती है, और प्लांट्स और एनिमल्स को हम खुद जो है यूज़ करके भी ज़िंदा रहते हैं।
तो व्हेन दे डिके, जब ये प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, गल सड़ जाते हैं, डिके हो जाते हैं, मर जाते हैं, दे सप्लाई द सॉइल विद दीज न्यूट्रिएंट्स, फिर न्यूट्रिएंट्स उन्होंने जो सॉइल से लिए थे वो दोबारा ज़मीन के अंदर ही, सॉइल के अंदर ही वो न्यूट्रिएंट्स है उनको सॉइल को सप्लाई हो जाते हैं। विदाउट दिस सर्विस लाइफ एज वर्क इज कुड नॉट बी एग्जिस्ट। अब डाई और डिके के बगैर लाइफ ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी। तो ये एक न्यूट्रिएंट साइकिल था जो इधर उन्होंने बयान किया हुआ था एग्जाम्पल से। जी, तो हमारा सेकंड जो कंपोनेंट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का वो है कि ह्यूमंस की जो एक्टिविटी है वो किस तरह इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है, डिग्रेड कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं इसको। इसमें आता है कि सेकंड कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज रिकॉग्नाइज दैट मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन डिग्रेड नेचुरल कैपिटा। ये जो है नेचुरली हमें सर्विसेज मौजूद दी गई हैं, ठीक है, उनको किस तरह हम डिग्रेड कर रहे हैं यूज़ करने के साथ साथ। यूजिंग नॉर्मली रीन्यूएबल रिसोर्सेज फास्टर दैन नेचर कैन रिन्यू दैम, यानी हम उनको तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी जल्दी से वो रिन्यू नहीं हो रही जितना हम उसे रीयूज़ कर करके इस्तेमाल करके ख़त्म करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट जो हैं, जंगलात जो हैं, उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है। क्लियरिंग मैच्योर फॉरेस्ट मच फास्टर दैन नेचर कैन रिप्लेनिश दैम, इतनी तेज़ी से हम मैच्योर फॉरेस्ट को ख़त्म करके ज़मीन का एरिया खाली करते जा रहे हैं, ठीक है, दरख्तों से, जंगलात से, इतनी जल्दी न्यू वो जंगलात बनने में जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो इतनी जल्दी न्यू जंगलात जो है नहीं बनते जितनी जल्दी हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरा है कि हार्वेस्टिंग मैनी स्पीशीज़ ऑफ ओशन फिश, हम ओशन फिश बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दैन दे रिप्लेनिश, इतनी वो पैदा नहीं हो रही जितनी हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इतनी रिन्यू हो भी नहीं रही जितनी हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। दिस लीड अस टू द थर्ड कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स के लिए कि किस तरह हम जो नेचुरली हमारा जो कैपिटल है यानी सर्विसेज है वो डिग्रेडेशन हो रही है उनकी, उनको किस तरह रोका जा सके। तो उनका वर्क जो है वो कर तो रहे हैं लेकिन उनका वर्क लिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि साथ साथ वो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करके ही वो कोई आउटपुट दे सकते हैं। लिमिटेड होता है टू फाइंडिंग साइंटिफिक सोल्यूशन देते हैं, वाइल द पॉलिटिकल सोल्यूशंस आर लेफ्ट टू पॉलिटिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक सोल्यूशंस माइट बी स्टॉप टू कॉपिंग डाउन biologically diverse mature forest and to harvest fish no faster than they are can replenish। यानी जो साइंटिस्ट होते हैं वो यही देख सकते हैं कि हम किस तरह तवाज़न कायम कर सकते हैं कि जो नेचुरली हमें सर्विसेज दी गई हैं उनको में इस्तेमाल करने में और उनके न्यू बनने में जो तवाज़न है वो किस तरह हम कायम कर सकते हैं, ये हमें वो साइंटिस्ट बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का ये है कि सर्च फॉर, इस तरह के जो सोल्यूशन हैं उनको हम कैसे ढूंढते हैं, सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, उनमें हम क्या करेंगे। व्हेन साइंटिस्ट आर्ग्यू फॉर प्रोटेक्टिंग ए डाइवर्स नेचुरल फॉरेस्ट, अब क्या करेंगे, साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हमने किसी भी नेचुरल फॉरेस्ट को क्या है बचाना है, ठीक है, उसे इतना यूज़ नहीं करना, उसमें तवाज़न कायम रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट दी प्रीमेच्योर एक्सटिंक्शन ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म, ठीक है। थर्ड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में जो हम साइंटिस्ट का काम पढ़ रहे हैं उसमें साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सबसे पहला काम क्या करना है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को रखने के लिए कायम है कि जो वेरियस लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं ज़मीन पर, अर्थ पर, उनकी प्रीमेच्योर डेथ जो है वो बचानी है, ठीक है। यानी अभी वो मैच्योर नहीं हुई, उनकी जो तादाद है वो फैली नहीं है, वो दुनिया में फैली नहीं है, उनकी इतनी ग्रोथ नहीं हुई, उनकी इतनी प्रोडक्शन नहीं हुई जितनी जल्दी वो ख़त्म हो जाते हैं। प्रीमेच्योर एक्सटिंक्शंस को बचाना है। फॉर एग्जांपल द टिम्बर कंपनी दैट हैड प्लान टू हार्वेस्ट ट्रीज इन दैट फॉरेस्ट मे बी प्रोटेस्ट, यानी जो टिम्बर कंपनी है जो कि जंगलात को काट के लकड़ी हासिल करना चाहती हैं, उनके खिलाफ हमें बात करनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कंपोनेंट बताया कि अर्थ को कैसे हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने जो डील दी वो थी कि ए आर कंप्रोमाइज ए फोर्थ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो हम देखते हैं वो कौन सा है, वो है हमारे पास जो है कंट्रीज़ की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आगे हम जो टॉपिक नंबर 10 है उसमें देखेंगे ये ग्रोथ ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सोसाइटीज़ क्या है। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री की, और ये इसमें दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ कंट्री ग्रॉस प्रोडक्शन जीडीपी, व्हाट इज़ परचेजिंग पावर पार्टी पीपीपी। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं आपने याद रखने हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है पहले ये पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ही जो होती है इज़ एन इंक्रीज इन नेशन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमारा मुल्क जो है मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट के चक्कर में पैदा करता है, बनाता है। मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, मुख्तलिफ अदारे हैं जो चीज़ें बनाते हैं, फिर उन चीज़ों को हम खुद भी मुल्क वाले भी यूज़ करते हैं और उनको फिर तजारत के ज़रिए दूसरे मुल्कों के ज़रिए उनको भी आउटपुट भी हम बेचते हैं। फिर जब हम उनको बेचते हैं तो उससे हमें पैसा मिलता है, फ़ायदा होता है। तो जब फ़ायदा मिलेगा इसका मतलब है हमारी
इकोनॉमिक जो है वो मजबूत हो रही है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। इसको हम मेयर कैसे करते हैं? इट इज़ यूजली मेयर्ड इन द परसेंटेज ऑफ चेंज इन कंट्री की जो क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो किस तरह चेंज हो रही है, इससे हमें पता चलता है। मिसाल के तौर पर जीडीपी जो होती है ये एनुअल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज होती है जो कि प्रोड्यूस्ड की जाती है ऑल फिल्म्स और ऑर्गेनाइजेशन से, यानी पूरे मुल्क की जितनी भी फिल्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, अदारे हैं, जो तमाम वो गुड्स पैदा कर रही हैं, प्रोडक्ट कर रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं, यानी चीज़ें बना रहे हैं, सामान वगैरह बना रहे हैं, उनकी एनुअल मार्केट वैल्यू क्या है, यानी वो कितनी ज़्यादा फ़रोख्त हुई है, कितनी ज़्यादा उसकी डिमांड है, किस किस जगह पर उसको इंपोर्ट किया गया, एक्सपोर्ट किया गया और कितनी ज़्यादा किया गया, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है, ठीक है, फॉरेनली एंड डोमेस्टिकली भी, और वो विद इन ए कंट्री ऑपरेट हो रही होती है ये सारी चीज़ें। तो जो हमें इससे प्रोडक्ट मिलेगी उसे हम बोलेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगी तो इसका मतलब होगा हमारी इकोनॉमिकली हम मजबूत हैं, हम जो है अमीर हैं, ठीक है, हमारा मुल्क कंट्री जो है अमीर है। लेकिन ये अगर ठीक नहीं होगी, इसमें कोई डिक्रीजनेस आ गई तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमिक गिर रही है। नेक्स्ट है चेंज इन ए कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ पर पर्सन आर मेड बाय पर कैपिटा, ठीक है। अब पूरे मुल्क की इकोनॉमिक हालत अगर हमने जाननी हो ओवरऑल तो हम मुल्क के एक एक बंदे की इकोनॉमिक हालत देखेंगे, आया कि कितने अमीर लोग हैं इस मुल्क में, कितने गरीब हैं, ठीक है, हर बंदा कितना इकोनॉमिकली मजबूत है, यानी उसके पास कितना पैसा है, उसे बोलते हैं पर कैपिटा जीडीपी, यानी एक इंसान की, एक इनफरादी इंसान की जो मुआशी हालत है वो क्या है, उसको उसकी परसेंटेज, ठीक है, पर कैपिटा परसेंटेज की हम किससे कंपेयर करेंगे? दी जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट मिड ईयर, यानी पूरे साल के अंदर पूरे मुल्क की जो पॉपुलेशन है उसकी कितनी जीडीपी बनी है, उसको हम किसके तनासब में रेशो में डालेंगे? पर कैपिटा, यानी एक इंसान की कितनी इकोनॉमिक है, उन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे ओवरऑल जो है कंट्री की करेंसी से। द वैल्यू ऑफ एनी कंट्री करेंसी चेंजेस है व्हेन इट इज़ यूज्ड इन दी अदर कंट्रीज़, यानी हमारे मुल्क में हमारे पैसे की बहुत वैल्यू है, जब ये किसी दूसरे मुल्क में जाएगा तो वहाँ इसकी वैल्यू उस मुल्क के हिसाब से, पैसे के हिसाब से होगी, ठीक है। आया कि ये उनके हम जैसे हमारे अभी डॉलर जो है, $1 जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ के 1 जो है 90 या 180 के बराबर होते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ के, तो ये चेंजेस होती रहती हैं। तो हमने ये देखनी होती है किसी भी इकोनॉमिक कंट्री की इकोनॉमी हालत देखनी हो तो उसके हर इंसान की पर कैपिटा हमने मालूम करनी है, उसकी तनासब किससे मालूम करना है? पूरे ओवरऑल पॉपुलेशन की कैपिटा से। बिकॉज सच ए डिफरेंस, क्योंकि करेंसी का डिफरेंस भी आता रहता है, ठीक है, वन कंट्री खरीदता है और उससे फ़ायदा होता है, दूसरे कंट्री को हो सकता है नुकसान भी हो, तो ये क्या किस तरह डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है परचेजिंग पावर पे। जो जिस मुल्क जितना जो है रिच होगा, अमीर होगा, उसके कंज्यूमर्स जो होंगे वो ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करेंगे, ठीक है, उनके कंज्यूमर्स भी अमीर होंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करेंगे, तो वो उस मुल्क की क्या कहलाती है? परचेजिंग पावर। जिस मुल्क की जितनी ज़्यादा परचेजिंग पावर होगी वो इकोनॉमिकली उतना ही मजबूत होगा। वो कहते हैं कंज्यूमर इन द रिच कंट्री आर सेड टू हैव मोर परचेजिंग पावर दैन कंज्यूमर्स इन दी सेकंड कंट्री, यानी जो अभी इतना कंट्री मजबूत नहीं है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी निस्बत इनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। टू हेल्प कंपेयर कंट्रीज़ इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं? एक टूल यूज़ करते हैं कि कौन सा मुल्क किस मुल्क के लिहाज से इकोनॉमिकली मजबूत है। ये कंपैरिजन करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, वो किस तरह एक टूल यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं कार्ड परचेजिंग पावर पार्टी। इससे हमें पता चलता है कि किस मुल्क की कितनी परचेजिंग पावर है और वो कितना अमीर है। बाय कंबाइनिंग पर कैपिटा, ठीक है, एक इंफरादी इंसान की जो इकोनॉमिक हालत है, कितना वो अमीर गरीब है, वो उसको और पीपी को जब कंबाइन करते हैं तो वो पूरे मुल्क की हमारे पास इकोनॉमिक हालत निकल आती है। तो आपने ये इसका जो है याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की सोसाइटी का टॉपिक नंबर 11। इसमें हमारा क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मेन गोल है, यानी इकोनॉमिक को डेवलप करना और उसको बरकरार रखने का जो मेन गोल है वो क्या है? यूजिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, यानी इकोनॉमिक को माशी हालत को बेहतर करने का मकसद ये है कि हम अपनी म्यार ज़िंदगी को बेहतर करें, इसको इम्प्रूव करें। दी यूनाइटेड नेशंस जो थी इस हवाले से, ठीक है, कि कौन सा मुल्क है कितना तरक्की याफ्ता है, उसने कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली जो है डिवाइड किया हुआ है यूनाइटेड नेशंस ने। उन्होंने कहा है कि एक जो कंट्री है वो है इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, यानी जो इकोनॉमिकली मजबूत है, जो अमीर मुल्क है, मुआशी तौर पर मजबूत है, और एक है डेवलपिंग बेस्ड प्राइमरली ऑन द डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड देयर पर कैपिटा जीडीपी। तो उसके अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो हैं
वो कितने बिलियन लोग इंक्लूड है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं, 1.2 बिलियन लोग हैं जो इनकी जो है वो काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। यानी जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगी, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उतनी इकोनॉमिक जो होगी मजबूत होगी, पर कैपिटा भी बढ़ेगी। तो इनमें मुख्तलिफ उन्होंने कंट्रीज़ के नाम बताए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप जो है वो किस में आ रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी अमीर मुल्कों में आ रहे हैं। और दूसरी जो नेशंस हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, 5.5 बिलियन लोग हैं रह रहे हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी वो अभी इतने अमीर नहीं हुए, वो अभी तरक्की की राहों में है, वो अभी तरक्की याफ्ता नहीं है। तो इनमें अफ्रीका, एशिया और कुछ लेटिन जो अमेरिका है वो भी इंक्लूड है, ठीक है। कुछ एशिया में हमारे मुल्क आते हैं, ठीक है, ये एशियाई मुल्क है। सम ऑफ मिडल इनकम कंट्री जो हैं, जो कि ना ही ज़्यादा अमीर हैं इकोनॉमिकली, ना ही गरीब हैं, वो मॉडरेटली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील है, तुर्की है, थाईलैंड है, मैक्सिको। चाइना तो जो है ये ना गरीब है ना अमीर है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ठीक है, यानी इनकी इकोनॉमिकली डेवलप में ही आता है। तो ये इससे हाँ ये किस तरह हमें पता चलता है कि कौन सा मुल्क कितना इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। ये जीडी जो इनकी होती है ना, ये जीडीपी और पीपीपी जो ऊपर मैंने बताई, इन पर डिपेंड कर रहा होता है। ग्रोथ ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में नेक्स्ट हमारे पास जो काम है वो हमारे हैं इंक्रीज फूड सप्लाईज़, ठीक है। इकोनॉमिस्ट हैं वो कोशिश करते हैं कि वो फूड की जो सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर दें, ताकि जो लॉन्ग लिव पीपल जो हैं वो अच्छी सेहत गुजार सकें, उनकी अच्छी लाइफ गुजरे, सेहत अच्छी हो तो वो लंबी ज़िंदगी गुजार सकें। मैस प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए फूड प्रोवाइड कर सकें। इकोनॉमिक का हालत बेहतर करने के लिए अगर वो फूड की सप्लाई बढ़ा देंगे तो क्या होगा, गुर्बत ख़त्म होगी, ठीक है, लोगों के अंदर जो है बीमारियां ख़त्म होगी, हेल्थ जो है वो बढ़ेगी। और कुछ लोग जो होते हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब फूड सप्लाई करने पे ही जो है ठीक हो जाती है उनकी हेल्थ भी, ठीक है, पॉवर्टी ख़त्म होगी, गुर्बत ख़त्म होगी, जो भी इकोनॉमिकली सस्टेनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि रिजल्टिंग इंक्रीज इन्वेस्ट ट्रिक्स डाउन टू कंट्री एंड पीपल नियर द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक लेडर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वन वे ट्रैफिक। इकोनॉमिक लेडर का मतलब है वन वे ट्रैफिक, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अमीर जो होते हैं वो अमीर से अमीर तार हो जाते हैं, गरीब जो है वो गरीब से गरीब तार होते जाते हैं किसी एक मुल्क में। यानी अगर खुराक का तनासब सही से और वेल्थ का तनासब सही से पूरे मुल्क में ना बांटा जाए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम मिल के जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते हैं। बस ये आपने यहाँ से रीडिंग करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑन अर्थ। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसे कहते हैं? यानी फुटप्रिंट का मतलब है हमारे लाहा अमल, ठीक है, हमारी एक्टिविटीज़ जो इकोलॉजिकली हम इन्वायरमेंट के ऊपर डाल रहे हैं, उनका इफ़ेक्ट क्या है अर्थ के ऊपर। तो वो ये है, ये बिल्कुल रीडिंग वाली हैं, ये आप खुद पढ़ेंगे कि किस तरह हम रिसोर्सेज पैदा करते हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उन रिसोर्सेज की हमें कंजर्वेशन कैसे करनी है, ठीक है, उनको बचाना कैसे, उनको बचा कर रखना कैसे, उसे डिग्रेड नहीं होने देना। तो ये वो बता रहे हैं कि किस तरह हमने मुख्तलिफ मेटल्स यूज़ करनी है, सोलर एनर्जी से आप यूज़ करके, फ्रेश एयर को यूज़ करके, मुख्तलिफ वाटर सरफेस वाटर जो होते हैं मुख्तलिफ हमारे पास दरिया है, समंदर है, उनको यूज़ करके हम किस तरह एनर्जी बना सकते हैं, उनसे फ़ायदा हासिल ले सकते हैं, लेकिन हम उनको डिग्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल इनकी यानी मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज होते हैं, यानी इन सम रिसोर्सेज को हम यूज़ करके उनको हम उनको टेक्नोलॉजी में कैसे चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ रिसोर्सेज से हम न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करके अपने आप को फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो हैं आपने यहाँ से याद कर लेने। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 14 में भी यही उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पर एक MCQ जो बन रहा है वो है सोलर एनर्जी इज़ कॉल्ड ए परपेचुअल सोर्स। ये मस्ट आएगा, ये आपने याद कर लेना है कि परपेचुअल सोर्स होता है सोलर एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये रिन्यूएबल है, ये कंटिन्यूसली हमें दे रहा है एनर्जी। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हम इसकी एनर्जी से फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, ये आप रीडिंग कर लीजिएगा। कल तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।